नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आओ हम साथ पढ़ें। दोस्तों अब मैं परीक्षा वाणी के साथ साथ लूसेंट जीके है उसकी भी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो भी पेपर हैं आगामी परीक्षा पटवारी या लेखपाल या यूके यूकेपीएससी का जो अपर पीसीएस का पेपर है, तो उसमें भी लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि लोअर पीसीएस में तो ज़्यादातर परीक्षावाणी या करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन इसमें हिस्ट्री के पोर्शन बहुत आता है अपर पीसीएस में, क्योंकि ये थोड़ा डीपली होता है पेपर। तो उसके साथ साथ हम लूसेंट जीके भी शुरू करेंगे और ये हमारे लिए बहुत काम आएगा आगे, पटवारी, लेखपाल या फॉरेस्ट गार्ड या अन्य भी जो उत्तराखंड में पोस्ट हैं उनके लिए। तो आज से हम दोस्तों ये भी सीरीज शुरू करेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारत उसका नाम से ही ज्ञात है, जिसमें महाकाव्य तथा पुराणों में महाभारत अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले के नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश में जम्बूद्वीप अर्थात जम्बूजाम वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरान में इसे सिंधु नदी की नाम से जोड़ते हैं, जिसे भी सिंधु कहकर हिंदू कहते हैं। यही नाम पूरे पश्चिम से फैलकर पूरे देश का इसी नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब में से इंदे कहते हैं। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इससे शब्द फारसी शब्द हिंदू, देखो सर दोस्तों ये हिंदी में भी काम आ सकता है कि यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो जो हिंदू है फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे आधार पर अंग्रेजी और इसे इंडिया कहने लगे। बिंद के अर्थ पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण से द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों को बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, पोलियो, मेडिटेरेनियम, काकेसाइड, निग्रोयड एंड मंगलोयड। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इसको भारत के इतिहास को बांटा गया। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस, इसको याद रख लें सर। तो अब हमें दोस्तों प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत दोस्तों पढ़ लेना, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि प्राचीन भारत में हमारे वेद हैं। क्योंकि हमारे वेद जैसे चार हमारे वेद हैं भारत के प्राचीन धर्मवेद में, जिसकी संकलता महर्षि कृष्ण देवाचंद वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास वसुदेव और कुटुंब का उपदेश देते हुए भारतीय परंपरा वेदों का नित्य और औपचारिक मान्यता है। वेद चार प्रकार के हैं, तो चार प्रकार के ऋजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, इन चारों वेदों की संहिता कहा जाता है। तो इसको पढ़ लेना मोटा मोटा, इसके चार वेद। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। वेदों में आपको मेनली आपको जो देखना है इसमें वेद और ब्राह्मण। ऋजुर्वेद में क्या आता है? ऐत्रेय और कौशिक। यजुर्वेद तोत्रीय अंश शतपथ। सामवेद पंचविश एवं गोमपत। तो ये देख लेना दोस्तों इसमें मोटा मोटा। और इसमें एक जो शतपथ ब्राह्मणों में स्त्री के पुरुष को अर्ध, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। जबोलोनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है, एक ये जरूर पढ़ लेना दोस्तों इसको। कि जाबालोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वेदांग सूत्र ये कुछ नहीं पढ़ना, आप पढ़ लेना नॉलेज के लिए मोटा मोटा। उसके बाद पुराण पढ़ लेना दोस्तों। पुराणों में पुराण जो है हमारे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एंड वायु पुराण, चार पुराण है हमारे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन और वायु पुराण में गुप्त वंश। तो ये हमें पढ़ने हैं दोस्तों। ये आ सकते हैं कि पुराणों में कौन कौन से हमारे इसके संबंधी कौन से हैं, तो इसको हमें पढ़ना है दोस्तों। तो आज यहाँ से पढ़ते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, सर अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नतस्य नाम लिखते हैं। मध्य भारत में भगवान धर्म से विकसित होने का परिणाम यमन राजपूत होलोयोडोसिया के वेशागृह स्तंभ लिखा से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख
सोहगौरा अभिलेख इस अभिलेख के संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न से सुरक्षित रखने वाले भी अभिलेख से। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण जानकारी भीतर स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का भी पहला लिखित साक्ष्य ईरान अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी जानकारी से मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नव सोनिका पुरस्कृत ब्रजहोम से घृतवास गड्ढा का साक्ष्य मिला है। इससे उतरने की सीढ़ियों से होती है। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अच्छा, ये सब पढ़ लेना दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर सिक्ख लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के पर उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अच्छा, ये अरिकुमेट पदुचेरी के से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। सबसे पहले भारत का संबंध ब्रह्मा संपूर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार में है। जो ब्रह्मा माल्या स्वर्णद्वीप को मिटा कमजोर था जावा द्वीप से स्थापित है। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, चित्रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खेरवाल शासक जो था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रा दामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख पुलकेशिनी सेकंड। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्न। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एंड जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है अभिलेखों का अध्ययन इफिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों में कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण नागर द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है, अतः ये वैशर शैली कहलाती है दोस्तों। और यहाँ पे देखो सर, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदिरा महादेव मंदिर खुजराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खुजराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावत मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सब दोस्तों पंचायतन शब्द की शैली से संबंधित है। अगला हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसको इस दोस्तों प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री में हम यहाँ से पढ़ेंगे। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रतिस्थल अतिरपकम। और कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और इसमें बाकी ये छठ इसमें और क्या पढ़ सकते हैं हम। इसमें तांबा हो गया, ये हो गया। रॉबर्ट, हाँ एक ये रॉबर्ट पुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1833 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और ये कि यहाँ से पढ़ लेना है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। हाँ ये भी आ जाता है सर कभी कभी क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीन नगर के, तो मोहनजोदड़ो था जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। या मोहनजोदड़ो था तो उसका सिंधी भाषा में क्या अर्थ था, तो आ सकता है याद रख रहा मृतकों का टीला। यहाँ से पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी जीवन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वनाम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ये कुछ नहीं, इसमें एक ये पढ़ लेना कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। हाँ इसमें एक भी सिंधु सभ्यता का सैन्य सभ्यता नागरी सभ्यता थी। सैन्य सभ्यता के प्राप्ति प्रयोग अवस्था वाले
स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी, जो सिंधु सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वीरवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ये 6 याद रख लेना दोस्तों, पढ़ लेना इनको सही से। इसमें थोड़ा नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर मोहनजोदड़ो था, जबकि भारत का इससे सबसे बड़ा स्तर राखीगढ़ी है, घग्गर नदी में है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सतुकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। हाँ, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संघ सभ्यता का, जबकि बड़ी इमारत है। इसकी मध्य स्थिति स्नानागार कुंभ, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.1 मीटर चौड़ा था एवं 2.43 मीटर एक गहरा था। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था, कभी कभी पूछ लेता है इसकी लंबाई चौड़ाई। उसके बाद ये सिंधु सभ्यता की लिपि भावची, हाँ ये देख लेना लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाईं और लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बस ये कुछ नहीं पढ़ना। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ, शहद से मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का सा, ये सब चीज़ें पढ़ लेना नॉलेज के लिए। कुछ देख लेना, सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयात वस्तु तांबा, खतेड़ी बलूचिस्तान ओमान यहाँ से करते थे। चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान जो आयाती वस्तु थी। गोमदे सौराष्ट्र, लौजावर्त मोसोपोटामिया, सीसा जो होता है ईरान से। और इसके कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो देखिए, नदी क्या है, स्थल और नदी। प्रमुख स्थल हड़प्पा नदी है, रावी जो पाकिस्तान में भी। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत का। चुन्हा दाड़ो सिंधु प्रांत का। कालीबंगन घग्गर राजस्थान। कोटा दीदी सिंधु सिंध प्रांत के खैफूर स्थान पे। रंगपुर मादार गुजरात का। कठियावाड़ा जिला। रोपड़ सतलज पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सूत्रकांड दस्तक पाकिस्तान के मकरवान में समुद्रगढ़ के किनारे। बनमाली रंगाई हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा लूनी गुजरात का कच्छ जिला। सोतकहा सौदिकार बलूचिस्तान में था। ये पढ़ लेना। इसमें शहदवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए शहदवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों आपस में लड़ाना, ये सब हमारे पुराने सिंधु सभ्यता के लोगों का। सिंधु सभ्यता को काले रंग के डिजाइन के की हुई लाल मिट्टी, ये सब नहीं पढ़ना। प्रथा अब पढ़ेंगे हम दोस्तों इसमें से। वैदिक काल सभ्यता का विभाजन दो भागों में। ऋजुर्वेद काल 1500 से 1000 ईसा एवं उत्तर वैदिक काल 1000 से ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। जो इसमें आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों का द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता की थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। गीगट और हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत समाज राज्य जुड़वा राजधानी। ये कुछ सिंधु सभ्यता की मातृभूमि का उपन्यास सर्वप्रथम प्रचलित, ये सब नहीं पढ़ना। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में। हाँ एक बार इसको पढ़ लेना दोस्तों। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया। कुल ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़ावादी एवं विश्वामित्र उदारी पुरोहित थे। सूत रथकार एवं कामदी नामक अधिकार रत्नी कहा जाते थे। इनकी संख्या राजा के सहित करीब 12 हुआ करती थी। ये कुछ नहीं पढ़ना अपना। बाजापति गुरु, इसमें से ये पढ़ लेना। दिशा उत्तराधिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व में प्राची सम्राट, पश्चिम में तीची स्वराष्ट्र, उत्तर में उदीची विराट, मध्य में राजा, इसका बीच का शब्द नहीं दिखा, और दक्षिण में भोज। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों इसमें से मैं इसका पीडीएफ तो वैसे भी आपको
प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको अपने नोट के हिसाब से रख लेना और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना। और नॉलेज के लिए अपनी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको जितना पढ़ोगे उतना है, मज़ा भी आएगा। कुछ कुछ टॉपिक तो बहुत मज़ेदार हैं इसमें। इसमें उपनिषदों की संख्या जो 108 थी, और महापुराणों की संख्या 18 थी, और वेदांग की संख्या 6 थी। ये नोट कर लेना। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋतुवीर ने 7वें मंडल में हुआ। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 लड़ा हुआ गया, जिसे सुदास विजयी हुआ था। इसके आगे का हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले पार्ट में इसे यहाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों। हमने हमारा वैदिक जो काल अभी पूरा हुआ नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा वैदिक सभ्यता जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर तो करोगे आप लोग, और कुछ भी होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, जो भी इसमें त्रुटि हुई होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।